हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और जैसे कि आपको पता है, दिस इज़ योर न्यू सीरीज फॉर जीएस फॉर ऑल। ठीक है। तो इस सेक्शन में हम सब्जेक्ट कर रहे थे बायोलॉजी। जो लास्ट क्लास मैंने लिया था, बायोलॉजी का क्लास लिया था। इसमें आई थिंक 2 से 3 क्लासेस रहेंगी हमारी। तो इसमें मैंने आपको कुछ बेसिक इन्फो दी थी बायोलॉजी, जैसे बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में मैंने आपको बताया था। बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हैं, है ना। और सेल का मतलब बताया था, सेल क्या होता है, और उसके फादर वगैरह बताए थे जिन्होंने डिस्कवरी वगैरह की। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जो ब्रीफ थोड़ा लास्ट क्लास में जो किया था उसको समअप कर लेते हैं, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देयर आर सेवरल ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जैसे कि एनाटॉमी है, बॉटनी है, टैक्सोनॉमी, जूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, माइकोलॉजी है, फाइकोलॉजी है, पैथोलॉजी एंड सो ऑन। ठीक है। एनाटॉमी में हम एनाटॉमी को स्टडी करते हैं ना। बॉटनी में मैंने आपको बता ही चुका हूँ, टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन करते हैं, जूलॉजी में आपको बता ही चुका हूँ, और अभी स्लाइड में भी बताऊँगा आपको। माइक्रोबायोलॉजी में मतलब जो स्मॉल, काफ़ी ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, उनकी साइंटिफिक स्टडी होती है। माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी ये फंजी और एल्गी के लिए इनको यूज करते हैं, मतलब साइंटिफिक स्टडी होती है। और पैरासिटोलॉजी में हम पैरासिट्स की स्टडी करते हैं, जो पैरासाइट होते हैं, है ना, जो डिपेंडेंट होते हैं किसी पे। ठीक है। तो बॉटनी का मैंने आपको बताया था, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। उसमें हमें याद रखना है, बॉटनी में ये साइंटिफिक स्टडी है किसकी, प्लांट्स की। ठीक है। और इसके फादर हैं थियोफ्रेस्टस, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। ठीक है। ऐसे ही जूलॉजी है वो, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे एनिमल्स, वहाँ पे प्लांट्स हैं, सिंपल एज दैट। ठीक है। तो इसके फादर जो हैं वो एरिस्टोटल है, और ये इवन बायोलॉजी के भी फादर हैं। तो एरिस्टोटल दोनों के फादर हैं, जूलॉजी के भी और बायोलॉजी के। और बॉटनी का फादर है अपना थियोफ्रेस्टस। ठीक है। सेल का मैंने आपको बताया था कि साइटो मीन्स भी सेल होता है ना, तो उसी से साइटोलॉजी बनेगा। मीन्स इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल्स। और सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट है लिविंग बींग्स की। जैसे हम लिविंग बींग हैं, या जो भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या जितने भी प्लांट्स हैं, तो उनकी सबसे जो फंडामेंटल यूनिट होती है। फंड देखो, मैं आपको यूनिट बताता हूँ। यूनिट का मतलब क्या होता है। यूनिट का मतलब होता है, जैसे आप ये मान के चलो कि एक घर है। ठीक है। जैसे शायद आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो घर में आप घर बनाओगे तो उसमें आप ना, जैसे फाउंडेशन हम करते हैं ना, तो उसमें आपको आयरन आयरन पिलर्स भी लगते हैं। ठीक है। इनको सरिया कहते हैं ना। आयरन लगता है। ठीक है। और सैंड लगता है। ठीक है। सीमेंट लगता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मिलके लगती हैं, ब्रिक्स लगती हैं। ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें मिलके वॉल को बनाता है, वॉल घर को बनाता है। ठीक है। तो हम किसी भी पोर्शन को अगर निकालेंगे तो आपको उस पोर्शन में हर चीज़ मिलेगी। मतलब वो एक फंडामेंटल यूनिट है एक घर की। जैसे ब्रिक को बोलते हैं कि ब्रिक हमारे घर की फंडामेंटल यूनिट होती है। ठीक है। ऐसे ही बताया था आपको, फादर ऑफ साइकोलॉजी है हमारे रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था, एक कॉर्क मतलब एक लकड़ी की स्लाइड को लिया, उसमें देखा। ठीक है। उसमें इनको सेल जैसा स्ट्रक्चर नजर आया, तो ये उसके फादर हो गए। ऐसे ही अगर आता है कि ना, क्वेश्चन आता है ना कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक हो गया। लेकिन लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम किसने देखा था, तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक। ठीक है। तो अभी यहाँ पे डेफिनेशन है व्हाट इज सेल, तो ये आपको मैं बता चुका हूँ, आप देख लेना। ठीक है। लास्ट क्लास को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। रॉबर्ट हुक के बारे में आपको बता चुका हूँ मैं। ठीक है। रॉबर्ट हुक फादर हैं साइकोलॉजी के। एंटोनी वन लुवेनॉक का बता चुका हूँ। इसको जो सेल की थ्योरी है ना, इसको propound किया था ना सेल्डन एंड स्वान ने 1839 में। ये मैं आपको बता चुका हूँ। माइकोप्लाज्मा गैलेक्टिकम, ये स्मॉलेस्ट सेल होती है, जो कि बैक्टीरियल सेल होती है, बैक्टीरिया पाई जाती है। और इस ऑस्ट्रिच का जो सेल होता है, ऑस्ट्रिच का जो पार्डन ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट सेल है। ठीक है। तो ह्यूमन में सबसे स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म होती है, लार्जेस्ट सेल होती है फीमेल की, ओवम। और ह्यूमन में लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो नर्व सेल होता है। नर्वस सिस्टम जो होता है ना हमारा, उसमें न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है। और ब्रेन में एब्सेंट होता है सेल डिवीजन, जबकि लिवर में फास्टर होता है, क्योंकि आपको एंड में पता चलेगा क्यों होता है ऐसा। ठीक है। तो सेल के टाइप होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। इसमें आप देख सकते हैं, यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है। यू का मतलब होता है ट्रू। और कैरी मीन्स होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस होता है इसका मतलब, ठीक है। तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक हो जाता है, जिसमें प्रोकैरियोटिक में मतलब प्रो मतलब अभी डेवलप नहीं हुआ है, ठीक ठाक डेवलप हुआ है या ना के बराबर है, तो वो प्रोकैरियोटिक हो गया। जैसे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, इसमें ये कह सकते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स उनमें पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो मैंने आपको जल्दी जल्दी समाप्त कर दिया लास्ट क्लास में जो भी किया था हमने, ठीक है। तो सेल स्ट्रक्चर क्या है, तो सेल स्ट्रक्चर, सेल क्या है, एक अपने आप में, जैसे कि आपको पता है, फंडामेंटल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। तो सेल में सेल को आप ये मान के चलो कि सेल बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, सेल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक सिंगल चीज़ नहीं है कि सेल है वो हो गया काम। सेल बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ होती हैं। अगर इसको हम कंपेयर करें तो लेट्स सपोज कि एक मान के चलो ये बलून है, वाटर बलून है, ठीक है। वाटर बलून में ये वाटर भरा हुआ है इसमें, ठीक है, ये वाटर भरा हुआ है, और इसके अंदर ही ना काफ़ी सारे बलून्स भरे हुए हैं जिनके साइज शेप्स डिफरेंट हैं, ठीक है। कोई ऐसा शेप का है, तो ये मान के चलो आप काफ़ी सारे बलून्स हैं और इनमें भी वाटर भरा हुआ है, इनमें भी फ्लूइड है किसी टाइप का, है ना। तो आप ये मान के चलो कि ये सेल कुछ कुछ ऐसा होता है, मतलब बलून विद इन बलून, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ, दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको ऑर्गेनेल्स के बारे में नहीं बताया, इसमें स्ट्रक्चर में सारे दिए हुए हैं, तो आप देख लेना, क्योंकि मैं तो आप सभी को डिस्कस करने वाला हूँ। तो अब आपको तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, आपने सेल को पढ़ा ही होगा अभी तक, तो आपको पता है कि इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी जिसको गोल्जी अपार्टस भी कहते हैं, ठीक है। ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, मतलब जो स्मूथ भी होता है और रफ भी होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है। लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमको डिस्कस करते हैं वन बाई वन, ठीक है। सो लाइक स्टार्ट, सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। तो ये सेल ऑर्गेनेल है एक, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सेल ऑर्गेनेल है, मतलब सेल के अंदर का एक, कह सकते हैं इनसाइड दी सेल स्ट्रक्चर है। अब ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन मतलब क्या होती है, एक झिल्ली, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन is the membrane found in all cells that separates the interior of the cell from the outside environment, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो आउटर एनवायरनमेंट जो होता है ना, आउटर एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है, ठीक है। अब जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हमारे घर है ना, तो घर की जो वॉल है, जो बाहर का गेट होता है, ठीक है, वो एक टाइप से मेम्ब्रेन, उसको आप समझ सकते हो कि उसके अंदर का इन्वायरमेंट अलग है। अगर हम घर के अंदर हैं तो उसका इन्वायरमेंट कंपेरेटिवली थोड़ा, अब जैसे गर्मी है तो अंदर थोड़ा कूल होगा, और रूम, ये जो हमारा गेट है, मेन गेट है जो वॉल्स पे लगा हुआ है, उसके बाहर का एनवायरनमेंट समर में गर्म हुआ, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो गेट है, जो वॉल पे गेट लगा हुआ है, वो एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। वो एक्सटीरियर, जो एक्सटीरियर को इंटीरियर से सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ भी आप कह सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस है कि सेल की मेम्ब्रेन है तो उसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही सब कुछ होता है, ठीक है। इसको आप एक थैली मान सकते हैं, कह सकते हैं ना, एक जो प्लास्टिक बैग होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक बैग के अंदर आप काफ़ी चीज़ों को रख सकते हैं ना, कलेक्ट करके। तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। अभी ये थोड़ा स्ट्रक्चर है इसका, ग्लाइकोलिपिड वगैरह, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल वगैरह, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी तो मैं इसको थोड़ा स्पीड में ही कर रहा हूँ ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और देखते हैं, इट इज़ फाउंड इन एनिमल्स एज वेल एज इन प्लांट्स, मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल में पाया जाएगा, ये प्लांट में भी मिलेगा आपको, ठीक है। एंड इट इज़ मेड ऑफ प्रोटीन, ऑब्वियस है प्रोटीन से ही बनेगा, ठीक है। ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर बाउंडेड बाय दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लिव इनसाइड दिस मेम्ब्रेन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस मेम्ब्रेन के अंदर ही रहते हैं ऑर्गेनेल्स, ठीक है। और ये प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, बता चुका हूँ। इसके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन हम देखते हैं, प्रोटेक्शन करता है। अब ऑब्वियस है कि इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, तो बाहर बाहर की जो भी इन्वायरमेंट है उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स
कि ट्रांसपोर्टेशन करेगा जो भी ज़रूरत होगी। अब इसमें एक प्रोसेस होती है, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है, जिसमें सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन होता है ना, वो जो उसको चीज़ चाहिए होती है उसको अंदर ले लेता है, जो उसको चीज़ नहीं चाहिए होती उसको छोड़ देता है ना। जैसे हम टी को छानते हैं ना, तो उसमें जो टी के जो ग्रेनुअल्स होते हैं ऊपर रह जाते हैं और टी निकल जाता है, वैसे ही आप समझ लीजिए, ठीक है। ऑस्मोसिस के थ्रू ये उस काम को कर लेता है, ठीक है। इंट्रैक्शन विद अदर सेल्स फॉर प्रोटीन, तो बाकी जो अदर सेल्स होती हैं उनके साथ इंट्रैक्शन करता है प्रोटीन प्रोटीन के लिए, ठीक है। और स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो मिलेगा ही, ऑब्वियस है ना। अगर मेम्ब्रेन को हटा दें तो फिर ऑर्गेनल्स तो फिर फ्रीली रोम करेंगे, उसका कोई सेंस ही नहीं निकलेगा। तो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिल गया, ठीक है। अब आते हैं हम सेल वॉल पे। तो सेल वॉल क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जैसे हमारी जैसे मान के चलो कि अगर आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक मेम्ब्रेन सी होती है, ठीक है। और इसे प्लांट में पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लांट्स वगैरह ना हार्श इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। हार्श इन्वायरमेंट में रहते हैं तो ये बाहर एक सेल वॉल पाई जाती है ना। प्लांट्स में पाई जाती है बस, ठीक है। और सेलुलोज की बनी होती है। अब प्लांट से हम कितना कुछ बनाते हैं, वैसे पेपर वगैरह बनाते हैं, जो पेपर है, ठीक है। और सेलुलोज के काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो कुछ एनिमल्स ही प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं तो उनकी बॉडी में भी सेलुलोज जाता है, ठीक है। तो सेल वॉल is cell wall is only present in plant cell, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ऑब्वियस है, सेलुलोज से मिलके बना हुआ, ठीक है। सेल वॉल हेल्प्स इन मेंटेनिंग सेल शेप ऑलमोस्ट एज इफ ईच सेल हैज इट्स ओन एक्सोस्केलेटन। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स फॉर सिक्योरिटी फॉर सेल एज इट इज द आउटर मोस्ट, ठीक है। तो आउटर मोस्ट होती है, तो ये बाहर के जो हार्श इन्वायरमेंट है उससे हेल्प करती है। आप देखते हैं कि हम देखते हैं ना, एक प्लांट में हम एक एक्स से अगर थोड़ा मारते भी हैं तो कुछ टाइम बाद वो हील हो जाता है, ठीक है। मतलब एकदम से चोट नहीं लगती। अब जैसे मान के चलो कि हमें कोई चोट लगती है ना, तो हमारी जो स्किन की सबसे ऊपर की पार्ट होता है उसको एपिडर्मिस कहते हैं ना, उसमें थोड़ा सा कट लगता है, ठीक है। लेकिन डर्मिस तक तो नहीं जाता है थोड़ा सा कट। अगर डीप जाएगा तो एपिडर्मिस डर्मिस तक चला जाएगा। डर्मिस के बाद वो मसल्स तक चला जाएगा, फिर वून तक चला जाएगा। ऐसी लेयर्स होती हैं। सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। तो दिस रियलिटी अलाउज प्लांट्स टू स्टैंड अपराइट विदाउट द नीड फॉर बोन्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी में तो बोन्स होती हैं, लेकिन प्लांट्स में तो बोन नहीं होती ना। तो प्लांट इसलिए जो सेल वॉल ना उसको एक अपराइट रखता है, ठीक है, सॉरी, अपराइट रखता है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको। अब माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। सेल वॉल का तो मैंने आपको बता ही दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहते हैं हिंदी में, ठीक है। देखो ये बाइलिंगुअल क्लास है ना। इसमें आप बोलोगे बिल्कुल मैं हिंदी करके पढ़ा दूं, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बस मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन हिंदी में इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जाता है स्टूडेंट्स तक ये पहुँच जाए, वरना कोई सेंस नहीं बनता। अगर कुछ लोग कहेंगे कि मैं सिर्फ इंग्लिश में ही इसको अगर पढ़ाऊँ तो फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा काफ़ी, लेकिन आपके भेजे में वो जाएगा नहीं इतने अच्छे से, इसलिए मैं बायलिंगुअल रख रहा हूँ इस क्लास को, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम देखते हैं। तो रिचर्ड ऑल्टमैन करके एक भाई साहब थे, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को 1890 में डिस्कवर किया, ठीक है। उससे पहले इसको ना बायोब्लास्ट भी कहते थे। बायोब्लास्ट मतलब क्या होती है कि लाइफ जम्स, जिन जम्स में लाइफ होती है उनको हम बायोब्लास्ट कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को उससे पहले बायोब्लास्ट कहा जाता था, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जब भी आएगा वर्ड तो आपके दिमाग में आना चाहिए पावर हाउस। जैसे पावर हाउस होता है, डीपी होती है लाइट की, वैसे ही पावर जो सबको लाइट देती है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रेब्स साइकिल होता है। क्रेब्स साइकिल क्या होता है? क्रेब्स साइकिल में जैसे पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। उसमें अगर हम 6CO2 एंड 6O2 अगर वो उसमें ऐड करते हैं तो आपकी जाके एनर्जी बनती है। तो 38 ATP एक प्रोसेस के थ्रू ग्लाइकोलाइन एस आई थिंक मैं भूल रहा हूँ, ग्लाइकोसिस, पardon। तो ग्लाइकोसिस प्रोसेस के थ्रू 2 ATPs बनती है और 36 इसके थ्रू बनती है। तो 38 ATP जनरेशन होता है एक एनर्जी का। 1 ग्लूकोज इक्वल टू 38 ATP होता है जाके, ठीक है। तो it is called the powerhouse of cell. The Krebs cycle is present in every cell that uses oxygen to reproduce energy. 36 plus 2 जो बता चुका हूँ, 38 ATPs, 38 ATP equal to 1 बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ठीक है। The main function of the Krebs cycle is to produce energy stored and transported as
एटीपी, तो एटीपी और जीटीपी दो चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। एटीपी में एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, इसमें ग्वानोसाइन है, ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन बेस, इसमें जीटीपी में ग्वानिन हो जाएगा और एटीपी में नाइट्रोजन बेस हमारा एडेनिन हो जाएगा, ठीक है, और कुछ इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एटीपी और जीटीपी हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर एक जैसे स्लीपर होता है ना, स्लीपर की तरह स्ट्रक्चर है। ये इसमें मैट्रिक्स मैट्रिक्स है, ये इसमें डीएनए है, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है इसका, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये राइबोसोम्स है, ये ऐसे ऐसे पॉइंट बने हुए ना इसमें, ये राइबोसोम्स है, ठीक है। और इसकी इंटरनल वॉल्स को ना क्रिस्टी कहते हैं, ये याद रखना, ये मोस्ट आईएमपी है। इसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर वॉल्स है ना, उसको क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब इसको और देखते हैं। Known as the powerhouse of the cell, mitochondria produce the energy necessary for cell survival and functioning. ठीक है, through a series of chemical reaction, mitochondria break down glucose into the energy molecule known as adenosine triphosphate. बता चुका हूँ, which is used to fuel various other cellular process. In addition to producing energy, mitochondria store calcium for cell signaling, generate heat, and are involved in cell growth and death. ठीक है, तो अब इसमें लिखा ना सेल सिग्नल, सेल को जो सिग्नल देता है ना वो जीटीपी देता है, ठीक है, जीटीपी देता है, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये देता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम स्टोर होता है, ठीक है। और अब ऑब्वियस है कि इतनी प्रोसेस हो रही है, पावर हाउस है, तो हीट तो जनरेट होगी, है ना। एंड इसी से सेल की ग्रोथ भी होगी और डेथ भी होगी, इसमें ऑब्वियस है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन सेल्स ऑफ नियरली एवरी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको जरूर मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी? यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मिलेगी, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। सेल्स दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी सच एज मसल सेल्स कैन कंटेन हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अ फ्यू टाइप्स ऑफ सेल्स सच एज आरबीसीज लैक माइटोकॉन्ड्रिया एंटायरली, ठीक है। एस तो आरबीसीज जो होती है ना, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। आरबीसी क्या है? एक टाइप का सेल ही है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो एज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एंड आर्किया डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप देख रहे हैं यूकैरियोटिक में तो है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन अब प्रोकैरियोटिक में आपको बैक्टीरिया और की होते हैं ना, ये आपको नहीं मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। पहली चीज कि ये तो पावर हाउस हो गया, ठीक है, पावर हाउस हो गया पहली चीज। दूसरा आपको याद रखना है एटीपी और जीटीपी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे ये कैल्शियम को स्टोर रखता है, कैल्शियम को स्टोर रखेगा। फोर्थ नंबर पे क्या है? ये हमेशा यूकैरियोटिक में मिलेगा आपको, ठीक है, यूकैरियोटिक में मिलेगा आपको, और इसको आप प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा, कैरियोटिक में नहीं मिलेगा ये, ठीक है, इसमें ही मिलेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का आप देख लो, जैसे अभी मैंने आपको बोला C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी एटीपी, ये बनाएगा 38, मतलब ये 36, ये 2 एटीपी हैं ग्लाइकोसिस प्रोसेस के थ्रू, जिसमें ग्लाइको जो होता है हमारा ग्लूकोज जो होता है वो पायरोविक एसिड में चेंज हो जाता है। और ये इस प्रोसेस के थ्रू, ये जो वाली प्रोसेस है ना, इसके थ्रू 36 एटीपी होती हैं। तो टोटल ये 38 एटीपी जनरेशन होता है एनर्जी का, ठीक है। तो एटीपी इज यूज्ड फॉर सेवरल सेलुलर फंक्शंस सच एज द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, सॉरी pardon, across the cell membrane, while GTP plays a vital role in signaling पाथवेज। तो जीटीपी का भी मैंने बताया था, वो सिग्नल देने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में हम एक चीज देखते हैं, सेल रेस्पिरेशन, मतलब एक सेल भी ना, एक हम जैसे सांस लेते हैं वैसे सेल में भी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स where energy is released by the breaking down the glucose molecules. There are two categories of cell respiration based on the usage of oxygen, नेमली एरोबिक एंड एनारोबिक। तो भाई साहब, एरोबिक में आपकी एयर रहेगी, मतलब O2 रहेगी, और एनारोबिक में नहीं रहेगी, और अब्सेंट रहेगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो एरोबिक में क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एनारोबिक में अब्सेंट है। इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होंगी,
अब इसमें अब ऑब्वियस है कि ऑक्सीजन है नहीं तो गैस एक्सचेंज कैसे होगा, ठीक है। तो उसमें ग्लूकोज जो होता है ना वो CO2 और O2 में ब्रेक डाउन हो जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, ग्लूकोज इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है ना। तो ये जो होता है ना एरोबिक रेस्पिरेशन है, आपको कहाँ मिलेगा, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म मतलब होता है कि ये एक फ्लूइड है, लिक्विड है, लिक्विड कह सकते हैं, फ्लूइड कह सकते हैं, जो हमको पूरी सेल में मिलेगा न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है। तो इसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। साइटो मीन सेल, प्लाज्म मतलब उसका लिक्विड। अगर हम इसमें ऐड कर लेते हैं न्यूक्लियस को, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड होता है, तो फिर इसको दोनों को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ओनली फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। इट हैपन्स मेनली इन ऑल हायर ऑर्गेनिज्म, मतलब हायर मतलब अभी मान लीजिए यूकेरियोटिक सेल्स में होगा, ठीक है। और ये होता है हमारा लोअर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, we undergo anaerobic respiration where lactic acid is produced as the waste byproduct instead of carbon dioxide। तो उसमें लैक्टिक एसिड जो होता है ना वो प्रोड्यूस होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वहाँ पे भी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी पे आते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको गोल्जी बॉडी तक ही कंप्लीट कराऊंगा। तो गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी क्यों कहते हैं, क्योंकि कैमिलो गोल्जी करके एक भाई साहब थे, मतलब साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसकी खोज की थी, तो इसलिए इनको गोल्जी अपार्टस कहते हैं, इसलिए इसको, ठीक है। गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। तो नेम्ड आफ्टर डिस्कवर कैमिलो गोल्जी, द गोल्जी बॉडी अपीयर्स एज अ सीरीज ऑफ स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स। स्टैक्ड मतलब एक के ऊपर एक, स्टैक फॉर्म में, ठीक है। अ गोल्जी बॉडी ऑल्सो नोन एज अ गोल्जी अपार्टस इज अ सेल ऑर्गेनेल दैट हेल्प्स प्रोसेस एंड पैकेज प्रोटीन एंड लिपिड्स मॉलिक्यूल, स्पेशली प्रोटीन्स डेस्टिन टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम द सेल। तो गोल्जी बॉडी को आप एक टाइप से कह सकते हैं कि ये पोस्ट मास्टर है, पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपको ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा जो मिल रहा है ना, ये 6 to 8 होते हैं, ठीक है। ये 6 to 8 होते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें 1 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ये जो अंदर की स्ट्रक्चर रहती है, इसको लूमेन कहते हैं, इस जगह को जो अंदर कह सकते हैं ना, अंदर का जो मेम्ब्रेन टाइप ये दिख रहा है, इसको सिस फेस कहते हैं, इसको ट्रांस फेस कहते हैं। ऐसे ऐसे ये 3 पार्ट में होता है, सिस, मिड और ट्रांस, ठीक है। 3 पार्ट में होता है ये, ठीक है। तो यहाँ से प्रोटीन प्रोटीन लेते हैं, ये यहाँ से प्रोटीन निकल जाता है, आप देख रहे हैं सेक्रेटरी वेसिकल लिखा हुआ है, सेक्रेटरी, ये सीक्रेट करता है उसको, है ना। और ये न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स ये इसमें जुड़े हुए हैं, अभी हट रहे हैं तो सीक्रेशन हो गया मतलब इनका, है ना, ठीक है। और ये सिस्टम नहीं है, मतलब ये जो पैटर्न बन रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। द गोल्जी अपार्टस ऑल्सो कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडी इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा आपको, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा। सेल्स विद क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियाई, मतलब क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस होना चाहिए इसमें, दैट इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउचेस कॉल्ड सिस्टनई, ठीक है। जो मैंने बताया ना आपको सिस्टनई, ये सिस्टनई है, ये 6 to 8 रहेंगे, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म नेक्स्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपको मैं बताऊंगा, एंड नियर द सेल न्यूक्लियस। While many types of cell contain only one or several Golgi apparatus, plant cells can contain hundreds। तो ऑब्वियस है कि ये प्लांट सेल्स में आपको बहुत ज़्यादा नंबर में मिलेगा, बहुत ज़्यादा नंबर में मिलेगा, ठीक है। The Golgi apparatus went by several names before being known as Golgi apparatus, including Golgi Holmgren ducts, ठीक है। Golgi Kopsis apparatus, मतलब अब ये ऑब्वियस जर्मन नेम्स टाइप लग रहे हैं ना, तो ये उन लोगों ने डिस्कवरी की होगी, फिर कैमिलो गोल्जी आ गए तो उन्होंने गोल्जी बॉडी बोल दिया इसको, ठीक है। तो ज़्यादा कोई इसमें दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, ये फिर मैंने ऐसे सब बताया आपको कि ऐसे भी कभी क्वेश्चन आ सकता है, माइंड में रखना है ना। तो गोल्जी होमग्रेन डक्ट्स भी कहते हैं, गोल्जी कॉप्श अपार्टस भी कहते हैं इसको, ठीक है। द गोल्जी अपार्टस फंक्शन इज कॉमनली likened to the post office because protein are modified, sorted and packaged by the Golgi apparatus, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, पोस्ट ऑफिस की तरह ये वर्क करता है, ठीक है। जैसे पोस्ट ऑफिस होता है ना, उसमें कई सारे लेटर्स आते हैं, वो डिस्पैच होते हैं, पोस्ट मास्टर उनको डिस्पैच करता है, जहाँ जहाँ का मतलब सेंड उनको करना होता है सेंडर के एड्रेस पे, ठीक है। तो गोल्जी apparatus is responsible for transporting, modifying and packaging proteins and lipids, लिपिड्स मतलब हो गया फैट, ठीक है, प्रोटीन एंड फैट्स, वेसिकल्स फॉर डिलीवरी टू टारगेट डेस्टिनेशंस
क्योंकि पोस्टमास्टर है। As the secretory proteins move through the Golgi apparatus, a number of chemical modification may transpire. Important among these is the modification of carbohydrate groups. Also within the Golgi or secretory vesicles are prote proteases that cut many secretory proteins and स्पेसिफिक अमीनो एसिड पोजीशन। ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, ये सब छोड़ दो आप, है ना, इसका कोई सेंस नहीं है। ये डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो तो आप देख लेना, ठीक है। इन जनरल द गोल्गी apparatus इज मेड ऑफ, अच्छा आपको ये भी आप देख लेना, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। ये ना 70S और 80S टाइप का होता है। स्मॉल में आपको 70S टाइप का मिलेगा, और जो लार्ज जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें 80S टाइप का मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इन जनरल द गोल्गी apparatus इज मेड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 to 8 सिस्टम, सॉरी पार्डन मैंने क्या है आपको थोड़ा राइबोसोम का बता दिया है, पार्डन, जरा मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, सॉरी, ठीक है, माय मिस्टेक, माय बैड। तो इन जनरल द गोल्गी apparatus इज मेड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 to 8 सिस्टनई, जो कि मैंने आपको बताया था ना, ये सिस्टनई है, सिस्टन की तरह है ना ये, इसलिए। Although in some single-celled organism it may consist of as many as 60 cisternae। अब ये स्मॉल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनमें 60 तक जा सकते हैं, और आपको वैसे कितने मिलेंगे, 4 to 8, ठीक है। तो द cisternae आर हेल्ड टुगेदर बाय मैट्रिक्स प्रोटीन्स एंड होल ऑफ द गोल्गी apparatus इज सपोर्टेड बाय साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूबल्स, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूबल्स इसको सपोर्ट देता है, गोल्गी apparatus को। अब आप ये देखिए, द apparatus हैज 3 प्राइमरी कंपार्टमेंट्स नोन एज जनरली एज सिस, मीडियल एंड ट्रांस। ये मैंने आपको बताया था, द सिस गोल्गी नेटवर्क एंड द ट्रांस गोल्गी नेटवर्क विच आर मेड अप ऑफ आउटर मोस्ट सिस्टेनाई एट द सिस एंड ट्रांस फेसेस आर स्ट्रक्चरली पोलराइज्ड। तो मैंने बताया ना, एक पोल पे मतलब आपको सिस फेस मिलेगा, एक पे ट्रांस मिलेगा। द सिस फेस लाइज नियर द ट्रांजिशनल रीजन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होगा, वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, इसलिए वो आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। वाल द ट्रांस फेज लाइज नियर द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके पास मिलता है हमको, ये क्या मिलता है, ट्रांस वाला जो फेस रहता है। दीज टू नेटवर्क्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसेंशियल टास्क ऑफ सॉर्टिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स दैट आर रिसीव्ड एट द सिस फेज और रिलीज्ड एट द ट्रांस फेज बाय द ऑर्गेनेल्स। द सिस फेज मेंबर्स आर जनरली थिनर देन द अदर्स, ठीक है। तो आपको जैसे मैं इसमें दिखाता हूँ, ठीक है, इसको जूम करता हूँ, अब आप ये देखिए, ठीक है। अब ये सिस फेस है और ये ट्रांस फेस है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे प्रोटीन यहाँ से ले रहा है और यहाँ से दे रहा है। ट्रांस फेस में देख रहे हैं आप, सेक्रेटरी वेसिकल्स है, यहाँ से सीक्रेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर, तो भाई साहब ये अपने गोल्गी apparatus कह रहे हैं कि मेरा बड़ा थैंकलेस जॉब है, लिखा है ना, अंडर एप्रिसिएटेड गोल्गी apparatus, ये कह रहा बड़ा थैंकलेस जॉब है। माई जॉब रियली फील्स लाइक अगेन आई चेंज पैकेज एंड मूव प्रोटीन्स एंड लिपिड्स अराउंड बट नो वन हैज एनी वन बॉदर टू रिमेंबर। भाई लेकिन हम तो रिमेंबर करेंगे ना कि आप गोल्गी हो भाई, आप बहुत कुछ करते हो, आप पोस्ट ऑफिस का काम करते हो, पोस्ट मास्टर का काम करते हो, तो प्रोटीन को जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा हमारा गोल्गी, ठीक है, गोल्गी भाई हमारा। तो आप आज मैंने आपको क्लास में क्या क्या बता दिया है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स बताए हैं सेल स्ट्रक्चर में। तो आज मैंने आपको कंप्लीट कराया है, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल वॉल, हमारा सेल वॉल हो गया, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, और गोल्गी apparatus हो गया। इतना मैंने आपको करा दिया है, बाकी आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैंने बता दिया है, जैसे एक थैली होती है ना, पाउच होता है, उसके अंदर हम बहुत कुछ रख सकते हैं, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें पूरे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसी के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होगी जो प्लांट्स में होगी, ऑब्वियस है कि एनिमल्स में नहीं होगी, क्योंकि वो उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा और बोन्स का काम करेगा, तो उसको सेल वॉल हम कह देंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस होगा, ये पावर देगा, पावर किस फॉर्म में देगा, एटीपी के फॉर्म में। जो सिंगल ग्लूकोज है ना, वो 38 एटीपीज में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। एटीपी और जीटीपी मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है।
ऐसे ही हम आते हैं सेल रेस्पिरेशन, तो एरोबिक एनारोबिक। एरोबिक में क्या होगा, उसमें एयर होगी, एनारोबिक में एयर नहीं होगी। तो स्मॉल वाले में क्या होगी, ऑब्वियस है कि एयर नहीं होगी, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होंगे, है ना, और जो थोड़े मतलब अच्छे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें ट्रू न्यूक्लियस वगैरह ये सब चीज़ होंगी, मल्टी सेल्स होंगी, तो वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, गोल्गी अपार्टस मैंने बता ही दिया, पोस्टमास्टर का काम करता है। ठीक है, लिपिड को, प्रोटीन को ये ट्रांसपोर्ट करेगा, मॉडिफाई करेगा। ठीक है, और सॉर्टिंग भी करता है उस चीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लास को एंड करता हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगे मेरी क्लास, तो आप उसको लाइक करें। तो हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे वैक्यूल्स को। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।